गुड आफ्टरनून। चलो, आमेर का इतिहास पार्ट 2 और आज का राजा है मान सिंह प्रथम। क्या नाम है? मान सिंह प्रथम। चलो देखो मान सिंह के बारे में। सबसे पहली बात, इनका जन्म 1550 कब हुआ? कहां पे हुआ? मोजामाबाद। इनका जन्म कब हुआ? 1550। कहां हुआ? मोजामाबाद में हुआ। ठीक है, हाँ जयपुर में। अब देखो एक बात हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी बात? कि 1562 में अकबर की सेवा में नियुक्त, बताया था मैंने, याद करो कल वाली बात। उस विवाह के समय याद आया? कई बार सवाल आ जाता है कि उस समय उसकी आयु कितनी थी, निकाल लोगे आराम से। तो आपको ध्यान रखना है उस समय 12 वर्ष का था मान सिंह। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब 1562 से लेके 1614 तक के टोटल साल गिनो। ये 52 साल होंगे शायद। ठीक है ना? तो एक सवाल आ जाएगा, सर्वाधिक समय तक मुगल सेवा करने वाला राजपूत, हाँ या ना? सबसे ज्यादा समय तक मुगलों की सेवा करने वाला राजपूत। देखो एक सवाल ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सा हो रहा था सवाल कि सर्वाधिक समय तक आमेर पर शासन करने वाला शासक, वो ये मत कर देना। ठीक है ना? शासन तो इसने 89 में शुरू किया ना। ठीक है ना? वो मिर्जा राजा जय सिंह हो जाएगा उसका उत्तर। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं? सर्वाधिक समय तक मुगल सेवा करने वाला। ठीक है ना? क्योंकि 12 वर्ष की आयु में ही नियुक्त हो गया था ये, तो आपका ये टोटल आएगा 52 वर्ष तक उसने मुगलों की सेवा की है। कितने वर्ष तक की है? 52 वर्ष तक मुगलों की सेवा की है। किसने? मान सिंह ने। ठीक है, ये ओके। अगला जो सवाल आएगा कि इसको उपाधि प्राप्त है, तो एक नंबर पर आपको ध्यान रखना है मिर्जा राजा। काय की उपाधि है? मिर्जा राजा। और दूसरी इसको उपाधि है फ्रजंद। और फ्रजंद का अर्थ होता है पुत्र, बेटा, दत्तक पुत्र। समझे? मिर्जा राजा उपाधि मुगल लगाते थे पहले। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि बाबर लगाता था या बाबर के वंशज लगाते थे, बाबर के पिता लगाते थे। ठीक है, तो मुगल बाद में लगाने लग गए बादशाह, और मुगलों के जो खास होते थे उनको वो देते थे मिर्जा राजा की उपाधि। तो इस तरह से उन्होंने साबित कर दिया कि मान सिंह जी आप हमारे क्या हो? खास हो। तो उनको उपाधि दी मिर्जा राजा। हाँ या ना? 2 उपाधि याद रखनी है। चलिए पहले ये उतारो, फिर आगे देखते हैं। हो गया? चलिए आगे आगे देखिए। इनका प्रथम सैनिक अभियान या सैन्य अभियान, मान सिंह पहली बार तलवार लेकर युद्ध के मैदान में कब लड़ा? 12 वर्ष की अवस्था में अकबर की सेवा में चला गया था,
पहली बार वो ऐसा कोई भी ऐसा युद्ध जिसमें वो शामिल हुआ है, पहला उसका सैनिक अभियान है। ध्यान रखना। अब आपको पता है पहले सैनिक अभियान में कौन उसको सेनापति बनाएगा, हाँ या ना? उसको एज एक सैनिक ही वो शामिल होगा, यानी पहली बार उसने कवच पहना है, हाँ या ना? पहली बार उसने तलवार उठाई है युद्ध के लिए। तो उसका उत्तर होगा आपका 1569 रणथंबोर, हाँ या ना? और रणथंबोर कहाँ है भाई? सवाई माधोपुर में है। ये इसका एक सैनिक के रूप में पहला सैनिक अभियान है मान सिंह का, ठीक है। और आपको यहाँ पे कल को राजा ही पूछ ले तो उस समय रणथंबोर पर अधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी और उनका नाम था सृजन हाड़ा। क्या नाम था? सृजन हाड़ा। हाड़ा चौहानों की एक शाखा है ना। और उन सृजन हाड़ा को तीनों का तात्पर्य बारमल, भगवनदास, मान सिंह, तीनों पिता पुत्र पौत्र, तीनों ने मिलके इस युद्ध में, इस अभियान में अकबर की सहायता की है, हाँ या ना? तीनों ने, और उसको अकबर की सेवा में लाने के लिए मजबूर कर दिया। आपको याद रखना है, सृजन हाड़ा को अलग से एक जानकारी बता रहा हूं। सृजन हाड़ा को अकबर ने तंवरा या तंवरा नामक वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी। हाँ या ना? आप बोलोगे ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र होता है? वो जो मुंह में दबा के बजाया जाता है, कई फिल्मों में हीरो बजाते हैं, है ना, वो वाला। ये सृजन हाड़ा को ये बजाने की अनुमति दी थी किसने? अकबर ने। ये 1569 में बयान किया। 1572 की बात है और एक लड़ाई हुई थी जिसमें भगवनदास ने वीरता दिखाई थी। मैंने करवाया था आपको सरनल या सरनाल का युद्ध, याद है? याद है ना? जिसमें अकबर ने उनको नगाड़ा, परचम, ध्वज आदि देकर उनको पागल हाथी को काबू में करके दिखाया था। तो आपको ये याद रखना है, यहां पे इस युद्ध में मान सिंह ने ख्याति प्राप्त की। यानी कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आने लग जाते हैं। इस युद्ध के बाद लोग जानने लग गए कि ये आदमी आगे जाके महान योद्धा बनेगा, महान राजा बनेगा। अकबर को पता चल गया, क्योंकि कहते हैं कि इस युद्ध में आमतौर पे आदमी एक हाथ से तलवार से लड़ता है, इसने दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध इसके दोनों हाथों में तलवार थी। इसकी इस बहादुरी को देख के सभी लोगों ने उसको जानने लग गए कि ये मान सिंह है, आमेर का है और ये युद्ध में बेहतरीन है, बहादुर है, वीर है। ये सब इस युद्ध के बाद पता चला। पहले किसी को पता नहीं था कि मान सिंह नाम का भी कोई आदमी है क्या, आया ना? पहले इस सरनाल के युद्ध में इसने ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त की। आगे देखिए, जब ये सरनाल का युद्ध आपका गुजरात साइड में हो रहा था, ठीक है, तो वो वापस आ रहा था, तो डूंगरपुर के राजा ने विरोध किया। अकबर ने इसकी बहादुरी देख ली थी। अकबर ने खास बोल रखा कि तू आराम से मेवाड़ हो गया और जो भी तेरे रास्ते में आए तू जो चाहे वो कर सकता है, तू बहादुर आराम से। तो ये डूंगरपुर उसका ने विरोध किया। इसकी पहली विजय है और आपको याद रखना है, कई बार आ जाता है, मान सिंह की प्रथम विजय है ये। क्या है? आपसे पूछे मान सिंह का प्रथम सैनिक अभियान रणथंबोर का, ठीक है। आपसे पूछे मान सिंह ने किस युद्ध में ख्याति प्राप्त की, मान सिंह की प्रथम विजय। अलग अलग है सारे सवाल, बस थोड़ा सा फर्क है लैंग्वेज का, ठीक है ना। कुछ भी पूछे मान सिंह के बारे में, मान सिंह की प्रथम विजय पूछे, मान सिंह का प्रथम सैनिक अभियान पूछे, मान सिंह के किस युद्ध में चर्चा में आए, लाइमलाइट में आए, लोग जानने लग गए उनको कि मान सिंह नाम का एक योद्धा है, हाँ या ना।
इस युद्ध में ये इनकी पहली विजय और इन्होंने डूंगरपुर गांव को आग लगा दी थी। हाँ या ना? समझ में आ रही है क्या? चलो, अब जब ये डूंगरपुर में 1573 में थे तो आप आगे की एक बात पढ़ चुके हो, आपको पता भी है। हाँ या ना? क्या पता है? जून 1573, याद है ना? है ना? साथ में वो बोला, कौन है, अकबर बोला कि उधर से आ तो रही हो, आप एक काम करो, प्रताप को भी समझा के आ जाओ एक बार। हाँ या ना? तो प्रताप को समझाने गए थे क्या? प्रताप को समझाने दूसरे मंडल में गए। पहला तो ये याद रखना है ना। ये दूसरा मंडल था, याद होगा आपको। जमा बाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो मान सिंह नंबर 2 पे है। क्या सफल हुआ प्रताप को? असफल रहे। ठीक है, प्रताप को समझा नहीं पाए। ठीक है, और इस मुलाकात का वर्णन भी हुआ है। कहा जाता है कि हाँ, शाम को भोजन की व्यवस्था की गई और उस भोजन की टेबल के ऊपर अमर सिंह आए, भामाशाह आए और ताराचंद आया, भामाशाह का भाई, भोजन करने के लिए। तो मान सिंह ने पूछा कि प्रताप नहीं आए, वो भोजन करने क्यों नहीं आए? तो अमर सिंह बोले कि उनके सिर में दर्द है, इसलिए वो भोजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मान सिंह ने ये समझा कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुका हूं, इसलिए मेरे साथ भोजन करना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो उन्होंने भोजन नहीं किया और उठकर चलने लग गए और बोले जाते जाते कि गुड आफ्टरनून। चलो, आमेर का इतिहास पार्ट 2, और आज का राजा है मान सिंह प्रथम। क्या नाम है? मान सिंह प्रथम। चलो देखो मान सिंह के बारे में। सबसे पहली बात, इनका जन्म 1550 कब हुआ? कहां पे हुआ? मोजामाबाद। इनका जन्म कहां कब हुआ? 1550। कहां हुआ? मोजामाबाद में हुआ। ठीक है, हाँ, जयपुर में। अब देखो, एक बात हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी बात? कि 1562 में अकबर की सेवा में नियुक्त, बताया था मैंने। याद करो कल वाली बात। उस विवाह के समय, याद आया? कई बार सवाल आ जाता है कि उस समय उसकी आयु कितनी थी, निकाल लोगे आराम से। तो आपको ध्यान रखना है, उस समय 12 वर्ष का था मान सिंह। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब 1562 से लेके 1614 तक के टोटल साल गिनो। ये 52 साल होंगे शायद। ठीक है ना? तो एक सवाल आ जाएगा, सर्वाधिक समय तक मुगल सेवा करने वाला राजपूत। हाँ या ना? सबसे ज्यादा समय तक मुगलों की सेवा करने वाला राजपूत। देखो, एक सवाल ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सा हो रहा था सवाल, कि सर्वाधिक समय तक आमेर पर शासन करने वाला शासक। वो ये मत कर देना, ठीक है ना? शासन तो इसने 89 में शुरू किया ना, ठीक है ना? वो मिर्जा राजा जय सिंह हो जाएगा उसका उत्तर। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं? सर्वाधिक समय तक मुगल सेवा करने वाला, ठीक है ना? क्योंकि 12 वर्ष की आयु में ही नियुक्त हो गया था ये। तो आपका ये टोटल आएगा 52 वर्ष तक उसने मुगलों की सेवा की है। कितने वर्ष तक की है? 52 वर्ष तक मुगलों की सेवा की है। किसने? मान सिंह ने। ठीक है, ये ओके। अगला जो सवाल आएगा कि इसको उपाधि प्राप्त है, तो एक नंबर पर आपको ध्यान रखना है मिर्जा राजा। काय की उपाधि है? मिर्जा राजा। और दूसरी इसको उपाधि है फ्रजंद। और फ्रजंद का अर्थ होता है पुत्र, बेटा, दत्तक पुत्र। समझे?
मिर्जा राजा उपाधि मुगल लगाते थे पहले, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि बाबर लगाता था या बाबर के वंशज लगाते थे, बाबर के पिता लगाते थे, ठीक है। तो मुगल बाद में लगाने लग गए बादशाह, और मुगलों के जो खास होते थे उनको वो देते थे मिर्जा राजा की उपाधि। तो इस तरह से उन्होंने साबित कर दिया कि मान सिंह जी आप हमारे क्या हो, खास हो, तो उनको उपाधि दी मिर्जा राजा। आया ना, दो उपाधि याद रखनी है। चलिए पहले ये उतारो, फिर आगे देखते हैं। हो गया? चलिए आगे, आगे देखिए। इनका प्रथम सैनिक अभियान या सैन्य अभियान, मानसिंह पहली बार तलवार लेकर युद्ध के मैदान में कब लड़ा? 12 वर्ष की अवस्था में अकबर की सेवा में चला गया था। पहली बार वो ऐसा कोई भी ऐसा युद्ध जिसमें वो शामिल हुआ है, पहला उसका सैनिक अभियान है। ध्यान रखना। अब आपको भी पता है पहले सैनिक अभियान में कौन उसको सेनापति बनाएगा, हाँ या ना? उसको एज एक सैनिक ही वो शामिल होगा, यानी पहली बार उसने कवच पहना है, हाँ या ना? पहली बार उसने तलवार उठाई है युद्ध के लिए। तो उसका उत्तर होगा आपका 1569 रणथंभौर, हाँ या ना? और रणथंभौर कहाँ है भाई? सवाई माधोपुर में है। ये इसका एक सैनिक के रूप में पहला सैनिक अभियान है मानसिंह का, ठीक है। और आपको यहाँ पे कल को राजा ही पूछ ले तो उस समय रणथंभौर पर अधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी और उनका नाम था सृजन हाड़ा। क्या नाम था? सृजन हाड़ा। हाड़ा चौहानों की एक शाखा है ना। और उन सृजन हाड़ा को तीनों का तात्पर्य बारमल, भगवंत दास, मान सिंह, तीनों पिता पुत्र पौत्र, तीनों ने मिलके इस युद्ध में, इस अभियान में अकबर की सहायता की है, हाँ या ना? तीनों ने, और उसको अकबर की सेवा में लाने के लिए मजबूर कर दिया। आपको याद रखना है, सृजन हाड़ा को अलग से एक जानकारी बता रहा हूं। सृजन हाड़ा को अकबर ने तंवरा या तंवरा नामक वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी। हाँ या ना? आप बोलोगे ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र होता है? वो जो मुंह में दबा के बजाया जाता है, कई फिल्मों में हीरो बजाते हैं, है ना? वो वाला। ये सृजन हाड़ा को ये बजाने की अनुमति दी थी किसने? अकबर ने। ये 1569 में बयान किया। 1572 की बात है और एक लड़ाई हुई थी जिसमें भगवंत दास ने वीरता दिखाई थी। मैंने करवाया था आपको सरनल या सरनाल का युद्ध, याद है? याद है ना? जिसमें अकबर ने उनको नगाड़ा, परचम, ध्वज आदि देकर उनको पागल हाथी को काबू में करके दिखाया था। तो आपको ये याद रखना है, यहां पे इस युद्ध में मान सिंह ने ख्याति प्राप्त की। यानी कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आने लग जाते हैं। इस युद्ध के बाद लोग जानने लग गए कि ये आदमी आगे जाके महान योद्धा बनेगा, महान राजा बनेगा। अकबर को पता चल गया, क्योंकि कहते हैं कि इस युद्ध में आमतौर पे आदमी एक हाथ से तलवार से लड़ता है, इसने दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ाई लड़ी थी।
इस युद्ध, दोनों इसके दोनों हाथों में तलवार थी। इसकी इस बहादुरी को देख के सभी लोगों ने उसको जानने लगे कि ये मान सिंह है, आमेर का है और ये युद्ध में बेहतरीन है, बहादुर है, वीर है। ये सब इस युद्ध के बाद पता चला। पहले किसी को पता नहीं था कि मान सिंह नाम का भी कोई आदमी है क्या। आया ना। पहले इस सरनाल के युद्ध में इसने ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त की। आगे देखिए, जब ये सरनाल का युद्ध आपका गुजरात साइड में हो रहा था, ठीक है, तो वो वापस आ रहा था, तो डूंगरपुर के राजा ने कुछ डूंगरपुर के राजा ने विरोध किया। अकबर ने इसकी बहादुरी देख ली थी। अकबर ने खास बोल रखा है कि तू आराम से मेवाड़ होके आ और जो भी तेरे रास्ते में आए तू जो चाहे वो कर सकता है, तू बहादुर है आराम से। तो ये डूंगरपुर उसका ने विरोध किया, इसकी पहली विजय है। और आपको याद रखना है, कई बार आ जाता है, मान सिंह की प्रथम विजय है ये। क्या है? आपसे पूछे मान सिंह का प्रथम सैनिक अभियान रणथंभौर का, ठीक है। आपसे पूछे मान सिंह ने किस युद्ध में ख्याति प्राप्त की, मान सिंह की प्रथम विजय। अलग अलग है सारे सवाल, बस थोड़ा सा फर्क है लैंग्वेज का, ठीक है ना। कुछ भी पूछे मान सिंह के बारे में, मान सिंह की प्रथम विजय पूछे, मान सिंह का प्रथम सैनिक अभियान पूछे, मान सिंह के किस युद्ध में चर्चा में आए, लाइमलाइट में आए, लोग जानने लग गए उनको कि मान सिंह नाम का एक योद्धा है, हाँ या ना। इस युद्ध में ये इनकी पहली विजय और इन्होंने डूंगरपुर गांव को आग लगा दी थी, हाँ या ना। समझ में आ रही है क्या? चलो, अब जब ये डूंगरपुर में 1573 में थे, तो आप आगे की एक बात पढ़ चुके हो, आपको पता भी है, हाँ या ना। क्या पता है? जून 1573, याद है ना, है ना। साथ में वो बोला, कौन है, अकबर बोला कि उधर से आ तो रही हो, आप एक काम करो, प्रताप को भी समझा के आ जाओ एक बार, हाँ या ना। तो प्रताप को समझाने गए थे क्या? प्रताप को समझाने दूसरे मंडल में गए, पहला तो ये याद रखना है ना। ये दूसरा मंडल था, याद होगा आपको, जमा बाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो मान सिंह नंबर 2 पे है। क्या सफल हुआ प्रताप को? असफल रहे, ठीक है, प्रताप को समझा नहीं पाए, ठीक है। और इस मुलाकात का वर्णन भी हुआ है, कहा जाता है कि हाँ, शाम को भोजन की व्यवस्था की गई और उस भोजन की टेबल के ऊपर अमर सिंह आए, भामाशाह आए और ताराचंद आया, भामाशाह का भाई, भोजन करने के लिए। तो मान सिंह ने पूछा कि प्रताप नहीं आए, वो भोजन करने क्यों नहीं आए? तो अमर सिंह बोले कि उनके सिर में दर्द है इसलिए वो भोजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मान सिंह ने ये समझा कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुका हूं, इसलिए मेरे साथ भोजन करना नहीं चाहते वो, ठीक है। तो उन्होंने भोजन नहीं किया और उठकर चलने लग गए और बोले जाते जाते कि मान प्रताप के सरदर्द का इलाज मैं दिल्ली से लेके आऊंगा। तो पीछे से अमर सिंह बालक था जो मस्करी किया उसने कि अब की बार आए तो अपने फंपोसा को भी साथ में लेके आना। समझ गए होंगे मेरी बात, फंपोसा अकबर, है ना, मनसाभाई बुआसा, है ना। तो इस तरह से ये थोड़ी सी वार्तालाप कुछ ज्यादा ही जटिल हो गई और बातों ही बातों में तीर चल गए। और इसीलिए नेक्स्ट जो हल्दी घाटी का अभियान होगा, इसका प्रधान सेनापति कौन होगा? मान सिंह होगा, हाँ या ना? है? अकबर की तरफ से जो हल्दी घाटी युद्ध होगा उसका सेनापति कौन होगा? मान सिंह होगा। तो इस मुलाकात का गहरा असर है, कहते हैं कि। समझ गए कि समझे? उतारो। हाँ या ना? चले आगे।
सेनापति के रूप में, यानी अब वो एक बहुत बड़ी सेना के प्रमुख हैं। क्या है? प्रमुख सेनापति हैं वो। और सेनापति के रूप में इनका जो सैनिक अभियान था वो याद रखना आपको, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। ये बातें अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा हल्दी घाटी पर मैं विचार नहीं करूंगा। यहाँ पे अपन हल्दी घाटी की तरफ नहीं घुसेंगे, समझ गए? मेवाड़ की तरफ चले जाएंगे वरना। तो आपसे पूछे कि इसमें प्रधान सेनापति था वो, लेकिन क्या सफल हुआ? प्रताप को बंदी बनाने में सफल हुआ क्या हल्दी घाटी युद्ध में? है? नहीं। हल्दी घाटी में असफल होने के कारण अकबर ने मान सिंह को दरबार से निकाला तथा मनसबदारी छीन ली। समझे? फिर इसी में कंटिन्यू। कुछ समय पश्चात मालवा के विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचलने के कारण अकबर ने मान सिंह को पुनः सेवा में ले लिया। हाँ या ना? इस युद्ध के बाद कैसे उनको निकाला एक बार, और बाद में मालवा में कुछ सामंत जागीरदार विद्रोह कर रहे थे। मान सिंह ने बड़ी कुशलता से उस विद्रोह को दबाया, वहां पे शांति स्थापित की। इससे अकबर प्रसन्न हुआ, उनकी वीरता को, इनके सूझबूझ को देखा और बोला कि ठीक है, आप कल से दरबार में वापस आ सकते हो और आपको मनसबदारी प्रदान की जाती है वापस। तो बाद में उनको वापस सेवा में लिया। बाद में वो सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो भी मिलनी थी, वो सुविधाएं, वो उपलब्धियां वो मिली उनको वापस। एक बार के लिए इनको दरबार से भी निकाल दिया गया था। क्या हुआ? याद रखना, एक सेनापति, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज हो वही जवाब देना है आपको। जैसा अगला प्रश्न पूछे उसके हिसाब से जवाब। कहते हैं ना कि जैसा माथा उसका वैसा तिलक। ठीक है? तो उसी हिसाब से ही सेनापति के रूप में पूछे, एक सैनिक पहली बार लड़ाई लड़ी, एक सैन्य के रूप में पूछे, जैसा भी पूछे आपको ये बताना है। उतार लिया? हो गया क्या? दो जानकारी और लिखेंगे, उसके बाद इनको बाद में सूबेदार बनाया है अलग अलग जगह का। विशेष तौर पे 3 सूबेदारी इनकी याद रखनी है आपको, और तीनों जगह से इनका गहरा संबंध था। तीनों जगह पे उनकी विशेष उपलब्धियां हैं, वो याद रखनी है आपको। 2 जानकारी मैं और बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। एक आती है, आपसे कल को पूछे क्या मान सिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, तो आपको बताना है अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। समझे? अकबर के नवरत्नों में शामिल थे अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाना, मान सिंह, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, टोडर मल, हाकिम हुकाम। ठीक है? ये सभी नवरत्न थे इसके। बीरबल। आगे देखिए,
सर्वाधिक मनसबदारी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला राजपूत शासक। देखो ये जो इनको मनसबदारी मिली है ना, ये मनसबदारी आमतौर पे मुगल अपने ही किसी व्यक्ति को देते थे, जो मुगल हो, जो इस्लामिक हो, जो मुस्लिम हो, ठीक है, किसी गैर मुस्लिम को नहीं मिली है अभी तक, ठीक है। मिर्जा अजीज कोका को मिली है, उससे और भी बड़े बड़े लोगों को मिली है, पर एकमात्र राजा जिसको मिली है, तो मैं पहले तो लिख रहा हूं जो मिली है 7000, कितनी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राज्याभिषेक के समय कितनी थी, 5000, ठीक है। और 1605 में 2000 और बढ़ गई, कितनी हो गई, 7000। समझे क्या, याद रखना है, इस हिसाब से मिली है ये। सोलह सौ पांच में अकबर मर रहा था, उस वर्ष बीमार पड़ गया था, तो उस वर्ष उसे बुलाया अपने पास और उसे फजंद की उपाधि दी, बेटा, और 2000 मनसबदार बढ़ाए। दत्तक पुत्र बनाया था उस समय। उतारो फटाफट, बड़ा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। हो गया, चले आगे। अब देखो, अकबर ने इन्हें का मतलब समझ गए, ठीक है। काबुल, इसके साथ सिंध भी कर लेना, दोनों साथ में आ जाएगा। बिहार और तीसरा बंगाल का सूबेदार बनाया। आपको याद रखना है, इनको ये 3 सूबेदारी मिली है। काबुल, आपको कई बार काबुल और सिंध ने देकर आपको ये इसकी जगह ये देगा उत्तर पश्चिमी प्रांत, ऐसा बोल देगा, सीमावर्ती प्रांत पूरा नाम है इसका वैसे, ठीक है ना, उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत, यानी ये आपका ये भारत है ना, और उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो उत्तर पश्चिम ये हो गया। तो इस वाले इलाके की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। तो इस वाले इलाके के सीमा का वो बनाया गया इसको, और इसने काबुल में बड़ी बहादुरी दिखाई साहब, है ना। मैं सबसे पहले तीनों उतारो, पहले काबुल पढ़ाऊंगा सबसे पहले। उतार लिया, पहले ध्यान रखनी है काबुल, वैसे तो काबुल तो 2 ही वर्ष रहा, लेकिन काबुल व सिंध की मिला के बोल दी जाए ना इस पूरे इलाके में, तो ये 1581 से लेकर 1587 तक यही रहा था, हाँ या ना, ठीक है।
अब सवाल ये उठता है कि यहां गया क्यों? अकबर के सौतेले भाई हाकिम मिर्जा, क्या नाम था? हाकिम मिर्जा के खिलाफ। इस हाकिम मिर्जा ने विद्रोह कर दिया था कि मैं राजा हूं भैया, स्वतंत्र राजा हूं, अकबर कुछ नहीं है। तो अकबर ने इसको भेजा फिर कि जा भाई देख तू ये मामला क्या है यहाँ पे। तो यहाँ इसके खिलाफ गया, हाकिम मिर्जा को हराया और इसके दोनों बेटों को अकबर के पास उपस्थित कर दिया था। अकबर खुद उस समय आगरा से चलकर रावलपिंडी तक आ गया था, ठीक है ना। जैसे ये भारत है तो ये इधर अगर मानसिंह है तो अकबर भी दिल्ली से चल के रावलपिंडी पहुंच गया था और वहां लाके उसने उन दोनों बेटों को उपस्थित कर दिया था कि हाकिम मिर्जा तो भाग गया है और उसके विद्रोह को शांत कर दिया। हाँ या ना? एक बात। दूसरी बात, यहां पर अब देखो काबुल अफगानिस्तान, समझ रहे होंगे मेरी बात आप। काबुल का मतलब क्या होता है? अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान कबीलों का इलाका है, काबुल कबीला, ठीक है ना। तो यहाँ पर कबीले बहुत सारे रहते थे। तो एक कबीला है यूसुफ जई, क्या नाम है? यूसुफ जई, ठीक है। और दूसरा एक था रोशनिया, क्या नाम था? रोशनिया। कबीले थे बहुत सारे, छोटे छोटे कबीले थे। एक कबीले का नाम है यूसुफ जई, एक कबीले का नाम है रोशनिया। जैसे 5 कबीलों को, यूसुफ जई रोशनिया जैसे 5 कबीलों को एक साथ पराजित किया। एक साथ पराजित किया, याद रखना है आपको। और मैंने आपको बताया था इन 5 कबीलों को एक साथ पराजित करने के कारण आमेर का झंडा पचरंगी कहलाया। समझ में आ रही है मेरी बात? इन 5 कबीलों को एक साथ पराजित करने के कारण आमेर का झंडा पचरंगी कहलाया। और इससे पहले आमेर का झंडा कैसा होता था? केवल सफेद होता था। कैसा होता था? केवल सफेद होता था और उस पर एक झाड़ी का चित्र होता था। किसका? एक झाड़ी का, कई बार खेजड़ी बोल देते हैं, झाड़ी बोल देते हैं, और उसके 6 टहनियां होती थी। हाँ या ना? एक झाड़ी का चित्र होता था और उस पर 6 टहनियां होती थी। तब से आपसे एक बात भी और याद रखनी है, आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ ले कि झाड़साई शासक किसे कहते हैं रे भाई? हाँ या ना? आपसे पूछ ले झाड़साई शासक किसे कहते हैं, आपसे पूछे झाड़साई सिक्के किसे के कहाँ है, आपसे पूछे झाड़साई ओढ़नी, आपसे पूछे झाड़साई तलवार, आपसे पूछे झाड़साई ढाल, आपसे पूछे, कुछ भी पूछे, आपका उत्तर होगा आमेर। हाँ या ना? झाड़साई सिक्के, झाड़साई छतरियां, झाड़साई शासक, झाड़साई तलवारें, झाड़साई ओढ़नियां, झाड़साई गोटा। हाँ या ना? कुछ भी पूछे आपका उत्तर क्या होगा? आमेर होगा। क्यों? प्राचीन काल में इनके ध्वज के ऊपर एक झाड़ी का चित्र होता था। हाँ या ना? समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है ना। तो इन 5 कबीलों को एक साथ हराने के कारण, इन 5 कबीलों को एक साथ हराने के कारण आपको ब्रैकेट में लगाना है यहाँ पे, आमेर का ध्वज पचरंगी हो गया। ये बात मैं पहले बता चुका हूं वैसे। आमेर का ध्वज पचरंगी हो गया। बीच में सूर्य का चित्र अंकित, नीचे एक वाक्य लिखा है, यथो धर्मस्ततो विजय। हाँ या ना? चलिए, बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है? जहां धर्म है वहां विजय है। अब देखो, काबुल में एक आप 5 कबीलों को हराया, एक तरह से इसकी ये वीरता, बहादुरी, साहस का एक कमाल था, ठीक है ना। ये सब कूट कूट के भरा था इसके अंदर। हम ये जरूर कह सकते हैं इसका इस्तेमाल अकबर ने किया, है ना। हम किसी राजपूत के लिए काम नहीं आया ये, ठीक है। इसका इस्तेमाल अकबर ने किया। काबुल वालों को तो इसने
भगा भगा के मारा है। आया ना, काबुल वालों को भगा भगा के मारा है। ये वहां के लोग तक अकबर के पास शिकायत लेके पहुंच गए थे कि भाई इसको हटा दो, किसी और को भेज दो, हम कम से कम एक हिंदू के हाथों ये मत करो। मतलब लास्ट में हिंदू मुसलमान की बात आ गई थी, ठीक है ना। इतना बुरा तांडव था वो। आपने शोले फिल्म देखी होगी, उसमें कहते हैं ना, गब्बर सिंह का डायलॉग है कि जब को दूर कोस कोस तक कोई बच्चा नहीं सोता तो माँ बच्चे को बोलती है बेटा सो जा, वरना। वास्तव में काबुल में ऐसा होता था। एक दोहा भी बना हुआ है, मात सुनावे बालगा, मात सुनावे बालगा, मात सुनावे बालगा, खौफनाक रण गाज। मात सुनावे बालगा, माता सुना रही है बच्चों को, खौफनाक रण गाज, काबुल भूली नहीं आज, वह खांडा और वह हाथ। खांडा मानी तलवार, खांडा रखता था, खांडा दोनों हाथों में रखता था। काबुल भूली नहीं आज, वह खांडा और वह हाथ। यानी आज भी काबुल के लोग याद रखते हैं कि मान सिंह कितना खतरनाक था, कितना आगे वहां पे कितने उन पर अत्याचार किए थे, मारे, बहुत बुरी तरह से मारा कुटी की थी। यहाँ पे याद रखने वाली बात है। वहां आया ना। चलो, ये तो इसकी कुछ सैनिक ताकतें थी। अब जब ये काबुल से आ ही रहा है तो यहां से एक उपलब्धि लेके आया, वो भी साथ में कर लीजिए। हालांकि यहाँ की नहीं है, काबुल में रहते हुए आई है, लेकिन छोटी सी हेडिंग डालनी है और उसे कहते हैं ब्लू पोट्री। क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री। मैं कला में पढ़ाऊंगा इसको भी डिटेल से, बट आपको याद रखना है कि इसे भारत में लाए। आपका उत्तर क्या होगा? मान सिंह प्रथम। आपके ऑप्शन में कल को मिल जाए मिर्जा राजा मान सिंह, तो आपका उत्तर यही हुआ। हाँ या ना? आपसे एक सवाल ये पूछ ले, भाई ये जो ब्लू पोट्री है इसका सर्वाधिक विकास, अरे लाए का भारत में लाए का मतलब दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हरिद्वार, सीकर, फतेहपुर, यहां तो लाए नहीं होंगे। कहां लाए होंगे? आमेर लाए होंगे, है ना। आपको याद रखना है आमेर लाए हैं, ठीक है। और आपसे पूछे कि इस कला का सबसे ज्यादा विकास किसने किया, ठीक है, तो आपको याद रखना है सवाई राम सिंह द्वितीय, ठीक है ना। ये आगे एक राजा आएंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, उन्होंने इस कला का सर्वाधिक विकास किया। एक तो दो सवाल तो ये आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कला क्या है ना। ये सवाल क्या है? पहले एक सवाल इसको हल करते हैं। इसका अर्थ है चीनी मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाना। चीनी मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाना। आपको समझ में नहीं आया होगा, आपके जो कप होता है चाय पीने वाला, चीनी मिट्टी का बना होता है। आपके अचार डालने वाली बरनी, केरी का अचार जिसमें डालते थे प्राचीन काल में, है ना, वो चीनी मिट्टी की है। तो आपको याद रखना है इससे बर्तन बनाए जाते हैं, याद रखना है इस बात का, ठीक है। हाँ, बर्तन बनते हैं, चीनी मिट्टी से बर्तन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, मैं यहां करवा देता हूं इसको। पोट्री है ना, पोट्री, ये ब्लू लग गया तो आमेर आना है आपको, जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पर पोट्री भी अलग अलग प्रकार की है। आपसे पूछ ले ब्लैक पोट्री, अब ब्लैक मतलब काला, और चीजें तो वही बननी है पर काली बनती होगी ज्यादा, हाँ या ना। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? कोटा। क्या उत्तर हो जाएगा? कोटा की फेमस है। आपसे पूछ ले कागज पोट्री, कागज की पोट्री यानी बर्तन खिलौने कागज यूज होता होगा उसमें, तो आपको बताना है अलवर। कहां बनाना है? अलवर। आपसे पूछे कल को पोखरण पोट्री, तो पोखरण पता ही कहां है? जैसलमेर। पोखरण का प्राचीन नाम क्या था पता है आपको? सातलमेर।
सातल महल किसने बसाया पता है आपको? सातल ने। सातल कौन? वही गुड़ला खावाड़ा। समझ में आए कि नहीं? और तो बहुत है, इतना तो ध्यान रखना है। और ये लेके आए। और एक मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको, एक बार कई बार एग्जाम में आता है, ब्लू पोट्री का जादूगर। ब्लू पोट्री का जादूगर स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत। स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत। मऊ गांव, मऊ कहाँ है रे भाई? सिक्कर में है। इन्हें क्या कहते हैं राजस्थान में? ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। कहते हैं कि पहले इस ब्लू पोट्री में आमतौर पे एक ही कलर यूज होता था, एक ही रंग के ज्यादातर बर्तन या खिलौने बनते थे, लेकिन इन्होंने इसमें 20 से 25 प्रकार के रंग यूज करके बड़ा अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया। इनको कई पुरस्कार मिले हैं इसके लिए, हालांकि वर्तमान में ये है नहीं इस दुनिया में, लेकिन इन्हें कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। हाँ या ना? उतार लो तो। काबुल सूबेदारी खत्म है? उतार लिया, चले आगे। तो इस तरह से काबुल की सूबेदारी के दौरान ये काम किए इसने। नंबर 2 क्या थी? बिहार। चलो अब देखो, मतलब इतने बहादुर, इतने गुणी थे कि कई बार भारत के मैप में ऊपर, बिहार आपको पता है नीचे, और बंगाल उधर, है ना। मतलब जो योग्य है, जो ताकतवर है, जो टैलेंटेड है, उसकी नियुक्ति दूर दूर ही होती थी। मुगल बहुत चालाक थे, उनको पता है वो अपने इलाके में रहेंगे तो उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, उसके खिलाफ भी हो सकते हैं कल को। ज्यादा टैलेंट है, ज्यादा योग्य है, कूटनीति के सूझबूझ वाला है, ठीक है, कौशल है, सब कुछ योग्य वाली बातें हैं, तो दूर दूर ही रखते थे। और इन दूर दूर वाले क्षेत्रों में अधिकार करना, सेंटर का अधिकार करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि आपको पता है संचार के साधन, परिवहन के साधन की असुविधा, कई असुविधाओं के कारण, तो इन पर कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को भेजा जाता था। आज भी देख लो आप, मोदी जी का सब जगह कंट्रोल है, लेकिन बंगाल में नहीं है। दीदी वहां से ऐसे ही दौड़ती है मोदी जी के खिलाफ। हाँ या ना ममता बनर्जी? समझ में आएगी नहीं? चलो बिहार। बिहार में इनको 1587 में भेजा और 1594 तक बिहार रहे ये। पहले कुछ छोटी मोटी बातें एग्जाम में आई हुई नहीं है, पर आ सकती है, क्योंकि ये बातें आजकल कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का। मैं लिख देता हूं, पिता की मृत्यु का समाचार यही मिला। आप बीच में वो सन भी देख सकते हो पिताजी वाले, इससे भी आइडिया लग जाएगा आपको, है ना। अरे भगवान दास का एंड कहाँ है? 89 में, तो इसका 89 कहाँ आ रहा है? इसी सूबेदारी में आ रहा है। तो याद रख लेना, आजकल क्वेश्चन बन जाते हैं कि भगवान दास की जब मृत्यु हुई तो मान सिंह कहाँ थे? बिहार में थे भाई, ठीक है। पिता की मृत्यु का संदेश मिला। तो यहां से एक चीज और मिलती है, आपको ध्यान रखना है, छोटी सी, क्या है?
अनौपचारिक राज्याभिषेक या राज तिलक इनका बिहार में ही हो गया था। जगह है गया और डेट है 1589। ठीक है ना। लेकिन औपचारिक एकदम विधिवत रूप से औपचारिक राज तिलक आपसे पूछे ना तो आपको बताना है कहां, आमेर, कब, वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1590। आया ना, समझे कि नहीं समझे। आपको ये याद रखना है, बिहार में इनको पिताजी की मृत्यु का समाचार मिला। पिताजी का श्राद्ध भी बिहार में किया इसने। ठीक है, पिताजी की मृत्यु का समाचार मिला और यहीं पर इनका एक बार के लिए राज्याभिषेक हुआ। तो अनौपचारिक अनफॉर्मल राज्याभिषेक बिहार में हुआ। विधिवत रूप से औपचारिक रूप से दिल्ली से टीका आया, मतलब दिल्ली वालों ने सम्मान भेजा, दिल्ली वालों ने पगड़ी भेजी कि हमारे आदमी को राजा बनना चाहिए। तो वो कब हुआ? 90 में। हाँ, तिलक पगड़ी जो खिल्लत बोलते हैं जिसको, वो भेजी। टीका अलग अलग नाम हो सकते हैं इसके, खिल्लत, टीका, पगड़ी, दस्तूर। हाँ या ना? वेरी गुड। चले आगे। चलो फिर देखो, बात ऐसी है, इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? यहां रहते हुए इन्होंने, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, उड़ीसा पर अधिकार किया। कहां अधिकार किया? बिहार की सूबेदारी के दौरान इन्होंने उड़ीसा को जीत लिया था। यह सबसे बड़ी विजय इनकी, क्योंकि उड़ीसा अब तक मुगल साम्राज्य में नहीं था और इन्होंने मुगल साम्राज्य में मिला दिया, उसको जीतवा के उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। याद रखना, और ब्रैकेट में लगा लो, नाम है नासिर खां और कतलू खां को हराया। जो उड़ीसा के थे, नासिर खां और कतलू खां को हराया। दूसरी इसी के अंदर इन्होंने पूरी कहां है? उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर, आपने सुना होगा, मंदिर को अपने नियंत्रण में ले लिया। फेमस है। जगन्नाथ मंदिर को अपने नियंत्रण में ले लिया इन्होंने। जगन्नाथपुरी उड़ीसा सुना है क्या? हाँ, वहां कहते हैं कि जगन्नाथ जी खुद कर्मा बाइक्स के हाथों से बना हुआ खिचड़ा खाने के लिए आए थे। आया ना? कहते हैं कि कर्माबाई जो अपने पिताजी के कहने पे एक मूर्ति को भोजन रख के जाती थी और उसकी भक्ति को देखकर जगन्नाथ जी खुद आए और खिचड़ा खाया है, और तब से जगन्नाथ जी उड़ीसा में भगवान के भोग में खिचड़े को शामिल किया गया। कि भगवान, उनको भी पता नहीं था कि खिचड़ा पसंद है भगवान को। हाँ या ना? ओके। सबसे बड़ी बात, इस दौरान उड़ीसा जीत लिया, उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। देखो, छोटी मोटी बातें हैं यहां पर। मानपुर बसाया,
क्या बसाया भाई? मानपुर बसाया। यहां पर सब कुछ बिहार की बात है। यहां पे एक जगह है गया, जानते ही होंगे गया, तो बताया ही होगा मैंने आपको। यहां पे महादेव का मंदिर बनाया, ठीक है। यहां पर एक जगह है बैकुंठपुर। सब जगह बिहार की बात कर रहा हूं मैं ना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है इनके, कहां है कि यहां पे भवानी शंकर का मंदिर बनाया। ठीक है। और यहां पे एक जगह है रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ का किला बनवाया। ये सब बिहार में किए इन्होंने। मानपुर बसाया, भवानी शंकर का मंदिर बनाया, रोहतासगढ़ बनवाया, महादेव का मंदिर बनवाया। ये सब कहां किए? बिहार में किए। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी बिहार की सूबेदारी हो गई। अब आ जाओ बंगाल। सबसे ज्यादा समय इन्होंने कहां बिताया है? बंगाल में बिताया है, याद रखना। हाँ या ना? अब मैं आगे यहां लिख भी देता हूं। अकबर के समय कितनी बार? 2 बार। कितनी बार आए? और जहांगीर के समय, हालांकि थोड़े समय के लिए आए थे, पर आपको ध्यान रखना है 1 बार इनको यहां की सूबेदारी मिली। अकबर के समय कितनी बार? 2 बार। जहांगीर के समय कितनी बार? 1 बार। देखो, पूर्वी बंगाल से, आजकल बांग्लादेश है ये, क्या है? आजकल क्या है? बांग्लादेश है। पूर्वी बंगाल में एक जगह है जसोर। क्या जगह है? जसोर से जसोर के केदारनाथ को हराया। केदारनाथ को हराया। केदारनाथ को हराया। पूर्वी बंगाल जो आजकल बांग्लादेश है, वहां की एक जगह है जसोर, वहां के नवाब था, केदारनाथ को हराया तथा यहां से शीला माता की प्रतिमा लाकर जलेब चौक आमेर में मंदिर बनाया। समझे क्या? डिटेल माता में पढ़ाऊंगा मैं, फिलहाल तो सिर्फ माता का परिचय हुआ है। शीला माता पूछे क्या? कछुआओं की, क्या बोला आपने? कुलदेवी, आराध्य देवी। ठीक है ना? ऐसे बहको मत, बहको। कुलदेवी जमुआई माता है। हाँ, अकबर के समय 2 बार, जहांगीर के समय 1 बार। लगभग 11 वर्ष है, देख लो। शीला माता का मंदिर बनाया जलेब चौक आमेर में, याद रखना। शीला माता कछुआओं की आराध्य देवी है। सुन तो सकते हो ना, लिखना नहीं है तो भी, है ना। शीला माता के 2 प्रकार की बलि दी जाती है, नर बलि व छग बलि। नर बलि का मतलब पूरे बकरे को उड़ा देना, छग बलि का मतलब प्रतीकात्मक स्वरूप बकरे के किसी कान काट लेना या किसी अंग को काट के छोड़ देना। ठीक है ना?
और वर्तमान में ये बलि देने की परंपरा बंद है, प्रतिबंधित है। माता के 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, याद रखना, माता के 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। माता के 1 वर्ष में 2 बार मेला भरता है। नंबर 1 चैत्र माह के नवरात्रे, नंबर 2 अश्विन माह के नवरात्रे। ठीक है, शीला माता उतार लिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर अकबर नगर बसाया। क्या बसाया? क्या बसाया? अब ये अकबर नगर वर्तमान में राजमहल के नाम से प्रसिद्ध है, ये याद रखना है। किस नाम से? राजमहल कहलाता है। क्या कहलाता है? राजमहल कहलाता है। यहां की सूबेदारी के दौरान इनके, किनके? वेरी गुड, सर्वनाम तो समझ गए मतलब आप। किनके? इनके। किनके? मान सिंह के। इनके 3 पुत्र शहीद हो गए। बंगाल सूबेदारी के दौरान इनके 3 पुत्र शहीद हो गए। नंबर 1 हिम्मत सिंह, नंबर 2 दुर्जन सिंह, नंबर 3 जगत सिंह। ठीक है, याद रखना। अब मैं जगत सिंह में लिख देता हूं, अकबर ने इसे रायजादा की उपाधि दी थी। रायजादा काय की उपाधि दी थी रे? रायजादा की उपाधि दी थी। और आपको एक और बात बताऊं क्या रे, जगत सिंह के जो घर पे आके उनको ट्यूशन देते थे, मतलब गुरुजी, ठीक है ना, जगत सिंह की शिक्षा, ठीक है ना, मतलब इस बात से यह भी सिद्ध हो जाता है कि मान सिंह उनको भी जानता था, उनसे भी संबंध रखता था। कौन थे? तुलसीदास। कौन थे रे? तुलसीदास। जगत सिंह की शिक्षा किसने दी है उनको? शिक्षा तुलसीदास जी ने दी है। यानी मान सिंह के और तुलसीदास जी के भी संबंध थे। इस बात से यह सिद्ध होता है। तीन पुत्र खो दिए इन्होंने। हो गया। चलिए, बंगाल की सूबेदारी भी कंप्लीट। ठीक है, अब देखो यहां से इसका जो एक सैनिक यात्रा अपन ने शुरू की थी, इसकी लगभग इस उम्र में आते पुत्र वियोग, वृद्ध हो चुका था और बूढ़ा भी हो चुका था एक बार, ठीक है, बुरी तरह से। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे इसकी एक स्थापत्य कला देखते हैं थोड़ी सी। ये कुछ चीजें बना के चला गया है। नंबर 1 आपको याद रखना है, आमेर के महल। क्या ये बनाया इसने? आमेर के महल किसने बनाए पूछे तो? मान सिंह ने, ठीक है ना। नंबर 2, अच्छा, आमेर के महलों के बारे में पूछे ना तो याद रखना सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव है। कौन सी शैली का प्रभाव है? मुगल शैली का प्रभाव है। दूसरी बात,
शीला माता का तो करवा ही दिया मैंने। तो आपको याद रखना है इनकी रानी नाम है कंकावती या कनकावती, बात एक ही है। इनकी रानी कंकावती ने पुत्र, अब बताओ ये पुत्र मर गया था ना, क्या नाम है? जगत सिंह। लाडला था ये माता क्या? जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया। काय का मंदिर बनाया भाई? जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया। और यहां श्री कृष्ण की वो प्रतिमा है, यहां श्री कृष्ण की वो प्रतिमा है जिसकी आराधना, पूजा अर्चना, आराधना मीराबाई करती थी। कौन करती थी रे? ठीक है भाई, ठीक है। तो आपसे आप बोलो गुरुजी यहां कैसे आ गई, तो आपको एक चीज और लिख लेते हैं साथ में, मान सिंह चित्तौड़ से लेकर आए। मान सिंह चित्तौड़ से प्रतिमा लाए। समझ गए कि नहीं समझे? ध्यान रखना है इस बात का। मान सिंह को दो शौक था, नंबर एक मूर्तियां लाने का और नंबर दो शादी करने का, विवाह करने का। ठीक है ना? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है मान सिंह ने 1500 विवाह किए हैं और प्रत्येक से 3 संतानें हैं। तो 1500 इंटू 3 4500 पुत्र। ऐसा हो नहीं सकता, शादियां बहुत की होगी, 1500 नहीं की होगी। लेकिन जहांगीर ऐसे नशे नशे में लिख गया होगा। जगत शिरोमणि का मंदिर याद रखना। यहां जो कृष्ण जी का मंदिर है, कृष्ण जी की वो प्रतिमा है जिसकी आराधना मीराबाई करती थी। यानी ये प्रतिमा चित्तौड़ से आई है और चित्तौड़ से कौन लेकर आए? मान सिंह लेकर आए। कब? जब चित्तौड़ अभियान हुआ था तब। बस थोड़ा सा हो गया। 1567-68 वहां पे तो बातचीत के लिए गए थे, युद्ध के लिए थोड़ी गए थे। चलिए और देख लेते हैं कुछ। एक मंदिर है बच्चों, राधा गोविंद का मंदिर। अब यहीं पे मात खा गए आप लोग, क्योंकि ये मंदिर जब इसने बनाया है तो ये मंदिर है वृंदावन में। वृंदावन है यूपी में। हाँ बोलो गुरुजी। गोविंद देव जी जयपुर में। हाँ जयपुर में। यही प्रतिमा जयपुर आएगी बाद में। कब? सवाई जयसिंह के समय, जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ेगा, मंदिरों को तोड़ने के आदेश निकालेगा, तब लोग इसकी प्रतिमा निकाल कर छुपा लेंगे और तब सवाई जयसिंह की रिक्वेस्ट पर जयपुर आ जाएगी। पर फिलहाल ये मंदिर बनाया किसने? मान सिंह प्रथम ने बनाया है। कहां है? वृंदावन में है। मान महल बनवाए, बहुत ही शानदार है। कहां बनाए? पुष्कर में। पंच महल बनवाए इसने। पंच महल कहां बनाए भाई? बैराट। अकबर जब भी आता ना अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास दरगाह पे, तो इन महलों में ही ठहरता था हमेशा। उनके लिए खास तौर पे बनाए थे इसने। ठीक है। एक नदी है बच्चों, गर्भवती नदी। आजकल इसको दर्भवती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भवती नदी का पानी रोककर। कभी अगर जयपुर गए हो
तो देखा भी होगा साइड में पानी भरा हुआ रहता है, मान महल बनवाए, मान सागर बनवाया, सॉरी। अब आप बोलोगे गुरुजी उनके अंदर पानी के अंदर जो महल बने हुए वो क्या इसी ने बनाए? नहीं, सवाई जयसिंह बनाएगा वो इनके अंदर महल। तो ये मान सागर उस समय क्या बन जाएगा? जल महल। इसने तो सिर्फ मान सागर ही बनाया है, जल महलों का निर्माण किसने कराया? सवाई जयसिंह ने। माउठा झील है वो तो नहीं, वो जल महल की तरह नहीं, वो जल महल बिल्कुल पानी में एकदम। हो गया? मान सिंह के दरबार में विद्वान भी रहते थे, तो 5-4 एक पुस्तक भी यहां से उठा लो ताकि आपका जो एक टॉपिक है साहित्य और भाषा उसकी भी खाना पूर्ति होती रहे। ठीक है, जैसे एक बात कर ले अपन, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुरारी दान बोल दो या दास बोल दो, ठीक है, मुरारी दान कर दो, चलो दास तो ठीक नहीं लगता। इन्होंने क्या लिखा? मान प्रकाश। क्या लिखा इन्होंने? मान प्रकाश। चलो मैं सही तरीके से लिख देता हूं, पुस्तक है मान प्रकाश। ऐसे ही एक है दलपत मिश्र, इनकी पुस्तक है नंबर 1 पवन पश्चिम, नंबर 2 पत्र प्रशस्ति, पत्र प्रशस्ति। इसी तरह एक और है जगन्नाथ, इनकी पुस्तक है मान सिंह कीर्ति, एक ही नाम है, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। दोबारा बता देता हूं, एक ही नाम है ये। आपको याद होगा दादू दयाल का नाम सुना होगा आपने, दादू दयाल ने वाणी लिखी है, वो भी इनके समय है, वाणी, जिन्हें दादू की वाणी कहते हैं। बहुत है। अलग से करवाएंगे उसको। ये याद रखने, मुरारीदान, मान प्रकाश, दलपत मिश्र, पवन पश्चिम, जगन्नाथ, मान सिंह कीर्ति और दादू दयाल वाणी। ठीक है ना? अब इसके अलावा एक व्यक्ति है अलग, स्पेशल है वो, विशेष, जो नाम है उनका पौंडरिक विठल। क्या नाम है? पौंडरिक विठल, ध्यान रखना। अब एक्चुअली में ये है ना, इनके भाई माधो सिंह के दरबार में था, लेकिन अपन मान सिंह पढ़ रहे हैं तो यही लिखना है, मान सिंह के भाई माधो सिंह के दरबार में, माधो सिंह का दरबारी, मान सिंह का नहीं था, किनका दरबारी था? माधो सिंह का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आई हुई है। नंबर 1 राग माला, राग मंजरी, नर्तक निर्णय, दुन्नी प्रकाश, रागमाला, राग मंजरी, नर्तक निर्णय, दुन्नी प्रकाश, ये पुस्तकें एग्जाम में आई हुई है। दुन्नी प्रकाश का आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने उसको क्या बना के पूछा था?
चुन्नी प्रकाश, उन्होंने दुन्नी को चुन्नी कर दिया। हाँ सही था वो उनका उस समय, प्रिंट मिस्टेक मान लेते हैं। तो दुन्नी प्रकाश, चुन्नी प्रकाश जो भी आए, पौंडरिक विठल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मान सिंह के भाई माधो सिंह के दरबार में रहता था। और आपको पता होना चाहिए मेरे लाडलों, माधो सिंह ने बाणगढ़ का किला बनवाया है। याद है क्या बाणगढ़? अरे भूतों वाला किला याद आया? वो किला माधो सिंह ने ही बनाया है। बिल्कुल, आज भी फेमस है भूतों के लिए, भूतों वाला किला भानगढ़। अलवर, अलवर हो गया। तो याद रखना ना, माधो सिंह के भाई, मान सिंह के भाई माधो सिंह के दरबार में पौंडरिक विठल रहते थे और इन्होंने बाणगढ़ का दुर्ग भी बनाया है, भूतों वाला किला। भारतीय पुरातत्व विभाग का खजाना कहलाता है ये दुर्ग। रानी रत्नावली और तांत्रिक सिंधु देवड़ा की तंत्र मंत्र की कहानियों से जुड़ा हुआ दुर्ग। आपको याद रखना है 1614, जगह का नाम है एलिचपुर। क्या नाम है रे? एलिचपुर, महाराष्ट्र में मान सिंह का देहांत। और एक वीर योद्धा की कहानी खत्म हुई। इनका एक कथन है जो बहुत बार एग्जाम में आता है। क्या आता रे? जब अल्लाह ने, जब बोला गया, जब अकबर ने एक नया धर्म चलाया, दीन इलाही, ठीक है ना, तो अकबर के इतने विश्वास पात्र होते हुए भी इन्होंने ये धर्म स्वीकार नहीं किया। और इनका स्टेटमेंट था, जब अल्लाह ने दिल में मोहर किसकी लगाई है? हिंदू धर्म की, तो मैं इसे क्यों परिवर्तित करूं, क्यों बदलूं, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। और एक बंगाल के एक फकीर संत थे, इनकी बहादुरी, इनकी सूझबूझ देख के इनको बोले कि तेरे अंदर सारे गुण हैं, ये सब कुछ है, तू बहादुर है, तू साहसी है, तू कूटनीतिज्ञ है, तू वीर है, बस एक कमी है, अगर वो होता तो हिंदुस्तान का बादशाह होता। क्या महाराज, कि तू मुस्लिम नहीं है ना, तू अगर मुस्लिम होता तो हिंदुस्तान का बादशाह होता। इतना टैलेंट था इनके अंदर, और इस तरह से टैलेंटेड आदमी समाप्त हो गया। जहांगीर के समय इनके, जहांगीर से संबंध थोड़े खराब हो गए। कारण था, मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, कहानी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। आपको पता होगा कि खुसरो खां, मान भाई का बेटा, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है। खुसरो खां जब पैदा हुआ तो मान सिंह को उसका संरक्षक बनाया गया था, ठीक है। अब जब वो विद्रोह करेगा तो जहांगीर तो यही सोचेगा ना कि मान सिंह सिखा रहा है इसको, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इस कारण इनके संबंध बिगड़ गए। और फाइनली जब अंतिम समय के दौरान भी, इतने वृद्ध होने के बाद भी, इनको दूर दूर ड्यूटी मिली। बंगाल भी भेज दिया गया इनको, बिहार भी भेज दिया गया इनको, है ना, दूर दूर इनकी नियुक्ति की। फाइनली आप देख रहे हो इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई है? बहुत दूर हुई है, अपने इलाके में नहीं हुई है। एलिचपुर महाराष्ट्र में इनका देहांत हुआ है, हाँ या ना, ठीक है। और इस तरह से मान सिंह का वीडियो समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।